जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो पांचवी अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये भूषणावह है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। राष्ट्रपति जी ने जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है अध्यक्ष महोदय। जब 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था, ये गौरवशाली बात है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि देश पर कर्जा कितना है, देश पर बोरोइंग्स कितनी है और देश के सकल उत्पाद के ये बोरोइंग्स कितनी फीसदी है और ये ऋण कब तक और कैसे चुकाया जाएगा। हमारी मराठी में कहावत है, ऋण काढून सण फार काळ साजरा करता येत नाही। और इसलिए दूसरी बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो पांचवी अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये भूषणावह है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है? ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए ये सवाल बनता है कि जब अर्थव्यवस्था क्या सही में सुदृढ़ है या सिर्फ ये सूजन है जिसे सुदृढ़ता बताया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी का उल्लेख किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे, लेकिन उसी दिन जो मिल्क पाउडर है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके मिल्क पाउडर आयात करने का एक निर्णय जो लिया गया। Sir? Yeah, but don't cut his time. He is not yielding. You are yielding. नो सर, I'm asking सर ये दूध उत्पादक किसानों के लिए क्यों एकदम गलत बता रहे हैं, इससे आई वांट यू टू काइंडली गिव मी अ चांस। इनकी जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए, शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उस समय उन्होंने ये टीआरक्यू दिया था। एक समय 10,000 टन का, बाद में 25,000 टन का, और उस समय मिल्क पाउडर इंपोर्ट हुआ। Honorable Minister, your can will come. Your member is. See, next member is your from party. उसका क्या संबंध है? Honorable Minister, wait. Honorable Minister, wait. No. Immediately your member is going to speak. That time it can be debated. सर, पुराने निर्णयों को लेके आज वास्तविक, You carry on. सर आज Nothing will go वास्तविकता on. ये है देश में। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर, देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। तो क्या ये किसान को समृद्ध करने का निर्णय है? सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% जीएसटी है, ये 12% जीएसटी हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर, हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा
कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता सर। और दूसरा एक बहुत ही अहम किसानों से जुड़े मुद्दे पर जो मेरे चुनाव क्षेत्र से उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है लेपर्ड का इशू। सर, मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर वन विभाग के क्षेत्र में 700 लेपर्ड्स का अधिवास है सर, 700 लेपर्ड्स, और आए दिन किसी ना किसी पर हमला होता है सर। जब एक बाप अपने 3 साल के लहूलुहान बच्चे को लेकर सामने खड़ा होता है, तब ये इसकी गंभीरता और ज्यादा महसूस होती है सर। 23 लोगों ने पिछले 1 साल में जान गंवाई है, और बार बार मैंने दरख्वास्त की है माननीय मंत्री जी से भी कि लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सरकार गंभीरता पूर्वक ध्यान ले। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। जो 3,82,000 किलोमीटर हाईवे हुए हैं, उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन जिस रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए 1/3 कॉस्ट लगती है, और एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए इन रेलवे में कितना इजाफा हुआ, ये भी हम जानना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50% कॉस्ट शेयरिंग के लिए अनुमति दी थी, वो 3 प्रोजेक्ट्स है सर, अहमदनगर बीड परली, वर्धा यवतमाल नांदेड़ और वर्षा और गढ़चिरौली, जो 3 साल में रेलवे कंप्लीट करने वाला था। आज 15 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है, ये इनकम्प्लीट है। और महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल को जोड़ने वाली पुणे नासिक रेलवे जैसा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की फाइल कैबिनेट अप्रूवल के लिए पिछले 2 साल से पड़ी है, ना उसको कैबिनेट अप्रूवल मिल पा रहा है और ना ही इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तय हो रही है। साथ ही में दौंड से पुणे तक जो लोकल की डिमांड है, ये भी डिमांड अब तक उसकी आपूर्ति नहीं की गई है सर। डिफेंस सेक्टर के रिफॉर्म की महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बात हुई, और आज ही मैं जब भाषण सब सुन रहा था, तब भारतीय न्याय संहिता की अंग्रेजों के जमाने की कानूनों को बदलने की जो बात हुई, लेकिन सर डिफेंस के बारे में रेड जोन का ये मुद्दा है, जो पिंपरी चिंचवड़ में और देश के 13 राज्यों में रेड जोन लागू होता है। ये रेड जोन 1903 के इंडियन डिफेंस एक्ट, अंग्रेजों के जमाने के कानून के तहत 2000 यार्ड का लागू होता है। लेकिन 1970 में जो स्टेक रेगुलेशंस हमने अपनाए, जो यूएन के स्टेक रेगुलेशंस हमने अपनाए, जिसको 2005 में अमेंड किया गया, उस स्टेक रेगुलेशन के तहत 200 से 500 मीटर सिर्फ रेड जोन की मर्यादा होनी चाहिए। और इसलिए रेड जोन क्या है? रेड जोन ये होता है जो डिफेंस का जो सेक्टर होता है, ये डिफेंस के सेक्टर के इसमें निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जाती, इन घरों को गैर कानूनी करार दिया जाता है। और इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अंग्रेजों के इस कानून को त्याग कर, 1905 के इंडियन डिफेंस एक्ट को त्याग कर, स्टेक रेगुलेशंस के तहत 500 मीटर के परे रेड जोन हटाया जाए और लाखों देशवासियों को राहत दी जाए। सर, अगला मुद्दा युवाओं की जो बात हुई महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, लीडर ऑफ अपोजिशन ने नीट का भी मुद्दा उठाया। ये करोड़ों भारतीय युवाओं के एस्पिरेशन का मुद्दा है सर, और नीट को लेके बहुत असमंजस है। सब जगह पे नीट का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के तहत है। जो बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, उनको क्लासेस लगाने से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, और क्लासेस की फीस लाखों में चली जाती है। और अभी नीट पेपर लीक के इल्जामों के बाद ये असमंजस युवाओं में है, क्या रीनीट होने वाली है? अगर रीनीट होती है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई की, उन बच्चों का क्या होगा? और अगर रीनीट और इस फैसले में अगर देरी लग जाती है, तो सर एमबीबीएस का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, जिसमें फाउंडेशन होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का, जो 1 साल होता है, ये अगर कम कर दिया जाए तो युवाओं में जो एमबीबीएस एस्पायरेंट्स है, उनका ये फाउंडेशन वीक हो जाएगा। सर, दूसरा युवाओं से लेकर मेरे महाराष्ट्र में एक बहुत अहम मुद्दा है, वो है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आक्रोश है, और उसी को लेके ओबीसी के युवाओं में अपने आरक्षण को लेकर चिंता भी है। इसलिए मेरी सदन के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और किसी भी के आरक्षण को ठेस ना पहुंचाते हुए मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाए। और सर, अंत में मराठी में इतना ही कहूंगा कि जलवायु की भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने बात की, लेकिन आत्ताच आमच्याकडं माऊलींच्या पालखीचं प्रस्थान झालंय आणि इंद्रायणी माई अजूनही फेसाळलेली आहे। करोडो रुपयांचा खर्च होऊन सुद्धा जर आमच्या वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान असलेली आमच्या इंद्रायणी माईला जर मोकळा श्वास मिळत नसेल, तर नक्की हा पैसा जातो कुठं, या नदी सुधार प्रकल्पाचा विचार व्हावा। सर, साथ ही में
आपातकाल की बात हुई, लेकिन सर वास्तविकता यह है कि 1980 में जनरल इलेक्शंस में इसी देश की जनता ने 353 सीट्स देकर इसी कांग्रेस को वापस सत्ता में बिठाया था। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि बार बार पुरानी जख्मों को कुदेरने से क्या हासिल होगा। और जब हम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं तो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की भी चर्चा होती है सर। कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा, कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। सर इस इनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का क्या? सर 2 मिनट Please, one more speaker is there. यस सर। One more speaker is सर for the जब party. नेता Please तोड़ो stand up, please पार्टी stand up. फोड़ो लेकिन विपक्ष मत रहने दो, ये बात होती है। सर जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने डर की बात की तो महाराष्ट्र में भी बात हुई थी। 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में भाषण किया था, तब उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी जिस पार्टी को बोला था, जिन पर इल्जाम लगाए थे, उन्हीं हमारे साथियों को लेकर आज महाराष्ट्र में सरकार बनी है। तो सत्ता पक्ष ये कहे कि उनकी नैतिकता कहां गई। लेकिन अंत में मैं देश की जनता का आभार करूंगा सर, लास्ट पॉइंट, देश की जनता का आभार करूंगा क्योंकि उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और यह दिखा दिया कि तुम भारत कहो या इंडिया। सर 1 मिनट सिर्फ, लास्ट मिनट, तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। मैं वही हूं जो मंदिर मस्जिद मंगल सूत्र से ज्यादा देश की एकता को अहमियत देता हूं। मैं वही हूं जो राजतंत्र से ऊपर लोकतंत्र को मानता हूं, ठेकेदारों से ज्यादा पहरेदारों पर भरोसा करता हूं। तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो नफरत से ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं, अहंकार से ज्यादा विनम्रता का आदर करता हूं, अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी निभाता हूं। मैं वही हूं जो संविधान से चला हूं और संविधान को ही अपने सर आंखों पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। Thank you, Shri Dharamveer Singh.